सर, आई बिलीव ये 1996 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बीएसएफ का बहुत मेजर रोल रहा है, जो अंदर ही अंदर, नीचे ही नीचे आप लोगों ने बहुत काम किया है। 96 इलेक्शंस, जैसा कि आपको पता है कि 1988 के बाद इलेक्शन ड्यू था 1994 में, एज पर द टर्म ऑफ जेएनके असेंबली। लेकिन हालात ऐसे थे नहीं कि 1994 में इलेक्शन हो, तो वो 1996 में हुए। वो इलेक्शन एक तरह से देखा जाए तो एक टेस्ट था कि क्या इतने डिस्टरबेंस के बावजूद भी यहाँ इलेक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया और उस इलेक्शन में आपको बताऊं कि पूरा जेएनके का पोलिंग स्टाफ बाइकाट कर गया। यानी जो पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देनी है, जिसको उस इलेक्शन को मुकम्मल कराना है, वो पूरा स्टाफ बाइकाट कर गया। और जैसा कि आपको पता है, बिकॉज ऑफ फियर, उनको डर था कि अगर हम इसके हिस्से बने या इसमें शिरकत किए तो टेररिस्ट हमको मार देंगे, क्योंकि हमारे फंक्शनिंग में उनके में बहुत अंतर है। हमने ऑपरेशन किया, हम वापस आ जाते हैं अपने बैरक में, लोकेशन में, अपने नेटिव प्लेस पे, अपनी पोस्टिंग्स प्लेस पे। लेकिन जो कश्मीर का आदमी है, उसको वही काम करके जो आप कर रहे हैं वापस अपने घर जाना है। और वहाँ की वोटर लिस्ट भी उर्दू में थी, वोटर लिस्ट पे लिखी डिटेल्स भी उर्दू में थे, तो यू नीड उर्दू रीडर्स। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पूरे पोलिंग स्टाफ हम दिल्ली से भेजेंगे। एंड व्हाट ए ग्रेट डिसीजन। Entire polling staff were basically gathered in Delhi। यहाँ से IL-76 में उनको बोर्ड करा करके और अवंतीपुर और श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड कराया जाता था। और उसके बाद उसकी पूरी लिस्ट बनती थी। जाने से पहले उनका इंश्योरेंस होता था कि अगर कोई बात वहाँ हो गई ज़िंदगी के लिए तो कम से कम इनकी लाइफ इंश्योर्ड रहे। और एक टिमटिमाता हुआ PCO बूथ होता था ज़िले में, जहाँ से वो अपने घर पे बात कर सकते थे। देयर वाज नो कम्युनिकेशन। तो ये लोग आए, ये रात को उतरते थे, तो हमारी ड्यूटी होती थी कि इनको एयरफील्ड से बसेस में, हार्ड बसेस के अंदर हेड टू हेड काउंट करके लेना, सारे हेड्स की डिटेल लिखना, उनको एक BP जैकेट देना और एक हेलमेट देना। ये टास्क था उनकी तो उसी में। तो वो जब BP जैकेट पहनाते थे हम, तो वो कहते थे कि ये मतलब आप पहनते हो क्या? यहाँ तो आदमी वो दिशा मैदान भी जा रहा है तो भी BP जैकेट पहने हुए है। तो उनको टेक ओवर करना, हेलीकॉप्टर के हैंगर में पहले बिठाते थे उनको, उनकी लिस्ट बनती थी। ये काम हम करते थे क्योंकि हम नोडल ऑफिसर थे और BSF उसकी नोडल एजेंसी थी। अब बात सिंपल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अब आपका रूट कौन क्लियर करेगा? इंटीरियर के जो ट्रैक्स हैं, पोलिंग बूथ, दूर दूर के, दूर दराज इलाके में पोलिंग बूथ होते थे, तो वो एरिया आर्मी ने पकड़ा और उन्होंने रोड ओपनिंग पार्टी, कंप्लीट ड्यूरिंग मूवमेंट प्रोटेक्शन देना, ये कंप्लीट एक ग्रिड बना हमारा। तो उनको टेक ओवर करते थे हम लोग, बसेस में बिठाते थे, बस चलती थी, आगे पीछे स्कॉट है, और उनको पता होता था हमारे दाहिने आजू बाजू में आर्मी की आरोपी लगी हुई है, क्योंकि हम सारे तो पोलिंग बूथों में थे। एज पर सिस्टम आर्मी को बूथ में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो राइट अप टू चौधरी गुंड, कंप्लीट शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग का डिप्लॉयमेंट। अब इलेक्शन का दिन आया तो इलेक्शन हो कैसे? पब्लिक अंदर से जो चाह रही है वोटिंग करे, वो इस डर से नहीं जा रही है कि उसको टेररिस्ट मार देंगे, तो चाहती कोई उनको प्राम्प्ट करे, मतलब बुरा भी फोर्स ही बने, फोर्स करे। तो उनका हमारे अंदर से उनको इंडिकेशंस आते थे, मैसेजेस आते थे, मखदूम के थ्रू, हेड के थ्रू, कि साहब आके कुछ थोड़ा बहुत आप लोग निकालो, हम जाना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं, हम जाके वोट देंगे, हम ये चाह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती निकाला गया। तो हमने कहा हम ये मैसेज भी नहीं देना चाहते कि हम आपको जबरदस्ती निकाल रहे हैं। तो इंटीरियर एरियाज़ में आर्मी ने बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया, बहुत मेहनत करी, लोगों को इलेक्शन कमीशन के मैसेज पहुंचाए, और जो उनका राइट टू वोट है उसके बारे में बहुत सेंसिटाइज किया, और उनको प्राम्प्ट भी किया और फैसिलिटेट भी किया कि आप डरिए मत, वोट डालने जाइए, यू आर सेफ, हम आपको सेफ पैसेज के लिए एश्योर करते हैं। और पोलिंग बूथ पे हम लोग थे, तो दिन में 1 बजे तक तो पोलिंग परसेंटेज हार्डली 3% या 4% था। उसके बाद हुजूम आने लगे और धीरे धीरे वोट पड़ने लगा, और करीब 5 बजे तक तो क्यू में लोग हो गए। तो जा करके 33-34% वोटिंग हुई थी, और रिपोर्टर्स, इंटरनेशनल मीडिया वर जस्ट वॉन्डरिंग कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ तो लोग निकलेंगे नहीं, लोगों को जान की आई हुई है। तो तब जाके 96 में भी इतने फीसदी वोट के बाद वो जेएनके असेंबली इलेक्शन कंडक्ट हुआ, एक बहुत बड़ी सक्सेस है।
और ये जितने ग्राउंड पे फोर्सेस डिप्लॉयड थी, जो पोलिंग स्टाफ गए थे, सभी ने निकलवाने का कहें तो ये ज़रूर है कि हाँ, उनके हुकूक के बारे में हमने उन्हें काफ़ी तामील कराया कि भाई ये हक है, डरो मत। और यार नहीं वो पूछेंगे कैसे करें। अब वो तो मतलब ये है कि हाँ, वो बड़ा एक अलग ही अंदाज है। और हाँ, मतलब दिल खोल के वोट पड़ा, लोगों को बताया गया कि भाई आपको वोट तो देना चाहिए, इतनी मेहनत करके दिल्ली से मेहमान आए हैं आपका वोट लेने, जिसको डालना है उसको वोट डालिए। बट इलेक्शन प्रोसेस कैसा बनी, और उसको अगर आज आप कनेक्ट करें 2024 से, 1996 के बाद अगर 2024 आप देखें तो 30 साल हो गए। इस 30 साल में 5 इलेक्शन हो चुके हैं, और आप 24 का देखिए कैसा इलेक्शन हुआ है। यस क्या ओवर 2024 में जे.एन.के असेंबली इलेक्शन में जितने परसेंट वोट पड़े उतने मेन लैंड में नहीं पड़ते। बिल्कुल किसी ने किसी को प्रॉम्प्ट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किसी से नहीं कहा भाई किसको वोट दो किसको मत दो, किसी को फैसिलिटेट नहीं किया। लोग चुनाव में हिस्सा लिए। किसकी सरकार बन रही है, नोबडी बॉदर्ड। सरकार बनी जिसकी भी बनी, मुख्यमंत्री आज हैं, सियासत किसी लीडर के अंडर है, काम हो रहा है। मेन बात है जमहूरियत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल, वो तो प्रूव हो गया 24 में भी। तो 96 में हम लोगों ने जो किया वो गलत नहीं किया, ठीक ही किया। सर एक और चीज़, आपने एनआईए में भी अपना एक टेन्योर काटा हुआ है सर। तो एक तो सर एनआईए की अहमियत आज की जो सिचुएशंस हैं और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, उसमें क्या है। और रिसेंटली सर अभी जो सुनने में आया है कि तहव्वुर राना को यूएसए से यहाँ लाया जाएगा, वह यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने वो अप्रूवल कर दिया है, तो उसमें एनआईए का क्या रोल रहा सर? एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि हम लोग टेररिज्म से इतने सालों से टेररिज्म का ब्रंड झेल रहे हैं। आतंकवाद से शायद इंडिया जितने आतंकवाद के जो तकलीफ झेला है वो कम ही कंट्री झेली है। इसके बावजूद भी हमारे पास कोई बड़ा रोबस्ट टेरर लॉ फ्रेमवर्क नहीं था। टेरर लॉ फ्रेमवर्क ना होने से सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जो इंटर स्टेट इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें आती थी, वो बड़ी दिक्कत होती थी उससे। क्योंकि आजकल टेररिस्ट किसी एक जगह पर रह के तो कोई घटना करते नहीं हैं, ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है। आप 26/11 मुंबई अटैक को देखिए कि पूरा घटनाक्रम उन्होंने इंटरनेशनली पूरा ऑर्गेनाइज किया था। और मुंबई अटैक के बाद ये महसूस किया गया कि वी नीड अ फेडरल एजेंसी। भारत के पास एक केंद्रीय जांच एजेंसी होनी चाहिए जो कि नेशनली और इंटरनेशनली जितने टेरर रिलेटेड इंपॉर्टेंट अटैक्स हैं उनकी जांच करे। इस बैकग्राउंड में 31 दिसंबर 2008 को एनआईए एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक फेडरल एजेंसी के नाम पे गठित हुई, जिसके पावर्स भी यूएपीए एक्ट से दिए गए। और ये बड़े ही इनॉर्मस पावर हैं। सबसे बड़ी पावर है कि जो सर्च, सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, तो इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा टेररिज्म पे। अब रही बात की फंक्शनिंग की, तो एनआईए का जुरिडिक्शन इंटरनेशनल जुरिडिक्शन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जुरिडिक्शन। तो एक तो ये पावर है काफ़ी अच्छी। उसके बाद एनआईए केस टेक ओवर कर सकती है, किसी भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर सकती है किसी भी स्टेट पुलिस से, और फ्रेश केस रजिस्टर कर सकती है। एनआईए खुद इंटेलिजेंस बेस्ड केस रजिस्टर कर सकती है, कोर्ट के आदेश में कर सकती है। तो ये इसके बड़े अच्छे मजबूत पावर हैं जिससे टेररिस्ट डरते हैं आज के तारीख में। आपने 2-3 दिन पहले अगर न्यूज़ देखी हो तो कश्मीर के नामी गिरामी टेररिस्ट की प्रॉपर्टी पूरी अटैच हो गई है। नॉर्थ ईस्ट का आपने देखा, मणिपुर में, इम्फाल में सरेआम दिन में अंडरग्राउंड इंसर्जेंट्स की प्रॉपर्टी अटैच हुई। तो ये जो पैसे का इनको नुकसान होता है ना, पैसे के नुकसान पर्सनल हाँ, मतलब तो ये नहीं होता है। इंसेंटिव। कश्मीर का पोस्ट बुरहान वानी 2017 के बाद का देखिए, एनआईए ने जो सीरीज रेड किए पत्थरबाजों के खिलाफ, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई जो कि मस्टर रोल पे पैसा लेते थे, पूरी फाइनेंसिंग चोक हुई है। और एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स हैं, ट्रायल बहुत फास्ट है, 180 दिन तक तो 90 दिन ये जुडिशियल कस्टडी बहुत बड़ा एक डर है। 90 डेज तक चार्जशीट नहीं सबमिट हुई तो दे कैन एक्सटेंड इट फॉर 90 डेज मोर। तो 6 महीना तो वैसे ही जेल में आदमी को रहना पड़ता है चार्जशीट से पहले। तो कोई भी क्राइम करने से पहले डरता है टेररिस्ट। और इट इज़ नॉट ओनली दी एंटिटी, जैसे लश्कर तोयबा का है तो ज़रूरी नहीं है लश्कर तोयबा का आपको प्रूव होना ज़रूरी है। अभी लॉ में नया अमेंडमेंट आ गया कि इंडिविजुअल आर एंटिटी आर एनीवन। आप एलआईटी के मेंबर हैं ज़रूरी नहीं है, आप एज ए इंडिविजुअल भी कांड करेंगे। जैसे कि लोन वुल्फ अटैक,
अच्छा, जैसे मैं किसी भी तंजीम को का वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में फितरत आ गई मैं मारूंगा 10 लोगों को, तो क्या मुझे प्रूव करना ज़रूरी है कि मैं लश्कर तोयबा का हूँ, जैश ए मोहम्मद का हूँ? नो, नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका मोटिव पता लग गया, आपने काम किया, दैट इज़ गुड एनफ टू चार्जशीट अंडर यूएपी एक्ट। तो एनआईए काफ़ी बड़ा, और जहाँ तहव्वुर राना की बात अब कह के आए हैं, तो उसमें आपको बता दूं कि बेसिकली एनआईए ने जो 2010 में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था एफबीआई के ही इनपुट पे, जिसमें तहव्वुर राना और डेविड हेडली को उन्होंने गिरफ्तार किया था अच्छा, उन क्राइम्स के लिए जो उन्होंने उनके कंट्री में किया था। तो उनके इंट्रोगेशन में बात निकल के आई कि इनका 26/11 मुंबई के अटैक में डायरेक्ट रोल था, प्लानिंग में, एज ए कॉन्स्पिरेटर। वो रिपोर्ट उन्होंने साझा करी, तो एनआईए ने जो केस दर्ज किया उसके इन्वेस्टिगेशन में एनआईए ने इनके खिलाफ चार्जशीट किया हुआ है, तहव्वुर राना के खिलाफ और डेविड हेडली के खिलाफ। तो तहव्वुर राना इतने दिनों से उनके यहाँ लीगल प्ली ले रहा था कि मुझे इंडिया ना भेजा जाए। उसका लास्ट प्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में पेंडिंग था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया कि नो, यू डोंट हैव एनी प्ली एंड यू हैव टू बी डिपोर्टेड टू इंडिया। अब तहव्वुर राना को एनआईए लेके इंडिया आएगी एंड ही हैज टू फेस द ट्रायल फॉर द क्राइम ही हैज कमिटेड। अच्छा, और हेडली ऑलरेडी वहाँ कन्विक्शन झेल रहा है उनके क्राइम के लिए, तो उनके डिटेंशन सेंटर में है। तो ये भी इंटरनेशनली टेररिस्ट को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि अगर आप इंडियन लैंड पे ऐसा कुछ करोगे तो एज पर लॉ यू आर बाउंड टू बी डिपोर्टेड। ये नहीं कुछ तो इंटरनेशनली बैन हो गए, आप किसी और कंट्री में मूव नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा। बड़ी बात है, ये काफ़ी बड़ा इसका इम्पैक्ट है टेररिज्म को कंट्रोल करने में। और यहाँ रह के मैंने पर्दे का ये जो दूसरा साइड है वो देखा। इसके पहले तो कॉम्बैट साइड देखा था, टू सीक, टू सर्च, टू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट। यहाँ देखा द इंटायर चेन ऑफ कॉन्स्पिरेसी लीडिंग टू द टेररिज्म। वहाँ तो हमसे फुट सोल्जर टकराते थे, लेकिन जो इसके पीछे पूरे लोग हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, मोटिवेशन है, to provide motivational support, to provide logistic support, to provide vehicle, to provide the material, to provide the money। यानी पूरा जो एक टेररिज्म जाके जहाँ फिनिश हो, जहाँ होता है, उसके पीछे की पूरी ट्रेल, पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो कैसे बनती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के सीखने को मिला। नहीं सर, इतना सीखा सर, मतलब इतना तो ये पूरा ही प्रोसेस है सर। एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी द ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन एंड मैंने कोशिश की कि जो हम बेस्ट कर सकें अपने तरीके से करें, अपने नहीं जगह सर, पर आपने सभी करें। जगह बेस्ट किया सर। और इसका बड़ा बीएसएफ में किया प्यार सर, और सम्मान भी मिला एनआईए में आप किया जैसे सर, लोगों से। उसके बाद एजेंसी में भी बहुत किया, कुछ तो आर्मी से सीखा हमने, क्योंकि आर्मी के साथ बहुत काम किए, तो अच्छी चीज़ें उनकी भी हम लाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, कुछ आप इम्पोर्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आप इम्पोर्ट करते हैं, उससे वैल्यू एडिशन होता है। Sir, thank you so much. It has been a wonderful interaction, sir. We really loved it. And I'm sure, sir, मुझे कोई शक नहीं है कि viewers को बहुत ही अच्छा लगेगा, sir. We tried a lot of new things. Thank you so much. You talked from heart and I tried to. नहीं sir, you spoke from the heart and नहीं सर, बहुत टाइम लिया आपका सर, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन आपसे इतना सारा डिस्कस किया If सर। anything valuable has come out of the discussion, I'll be happy that it is subscribed by the people and they would like to know क्या होता है पूरी इस दुनिया में, इस पूरी बिल्कुल जेनेसिस। सर। नहीं सर, कितने आए गाजी आए, कितने गए, बट एक गाजी को तो आपने चेपा। Yes, So sir. nice, so nice. I've read the book of Correct, sir. जनरल साहब की बुक पढ़ी मैंने, मेरे Sir. पास है। Thank you so much, sir. जय हिंद सर।